बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैंने डाटा हैंडलिंग जो टॉपिक पिछली बार मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, इसी को मैंने कंटिन्यू किया है। आज हम डबल बार ग्राफ पढ़ेंगे। डबल बार ग्राफ क्या होता है? A bar graph showing two set of data simultaneously. It is useful for the comparison of the data. जो बार ग्राफ होता है ये हमें एक साथ दो डाटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ही वक्त हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहली बात, इसमें दो बार्स होते हैं क्योंकि एक साथ हमें दो डाटा की इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे यहाँ पर मैथ्स लिखा है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है। और ईयर्स हैं 2005 2006 एक ईयर है और दूसरा ईयर है 2006 और 7। तो ये दो ईयर्स हैं, 2 साल हैं। यहाँ पर एक बार जो है इसको हमने कलर कर दिया है और एक बार ऐसे ही छोड़ा है। इस तरह से मैथ से लेकर हिंदी तक, और दो बार एक साथ हमने रखे हैं। दो बार के बाद थोड़ा गैप है। तो जैसे हम बार ग्राफ में करते हैं कि हमने एक बार के बाद गैप रखा है, यहाँ पर हम जो दो बार के बाद गैप रखते हैं। तो यहाँ पर वही सेम रहेगा, बार इक्वल होने चाहिए। बार आर ऑफ इक्वल विथ इक्वल गैप्स बिटवीन देम। तो यहाँ दो बार्स के बाद इक्वल गैप रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखा है, रखे हैं। और जो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, मार्क्स जो हमने वो वर्टिकल लाइन पर रखे हैं, या वाई एक्सिस, तो सब्जेक्ट्स एक्स एक्सिस पर रखे हैं। तो स्केल जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ये अगर हम बात करेंगे एक स्टूडेंट की, उसका टर्म सेकंड का एग्जाम है, तो हम उसका जो मार्क्स रिपोर्ट वो इसमें शो करते हैं कि किस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है। टर्म सेकंड में 80 में से मार्क्स थे, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे रही है। तो मैथ्स में हम देखेंगे, मैथ्स में इसने 2005 और 2006 में 30 मार्क्स लाए हैं। इसी तरह से 2006 और 2007 में 60 लाए। इस तरह से अगर साइंस हम देखेंगे 50 60, सोशल साइंस देखेंगे 50 और 60, साइंस देखेंगे 45 एंड 50 है। इंग्लिश है 50 एंड 45 है। इस तरह से हिंदी में दोनों साल ऐसे कि 2005 और 2006, या 2005 और 2006 और 7 दोनों साल इसने बराबर मार्क्स लाए हैं, 60 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन जो हमें है, स्केल जो मैं बताता, स्केल जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइन पर वन सम हमने रखा है 10 मार्क्स के बराबर। तो ये जरूरी रखना है, क्योंकि अगर हम 1 2 ऐसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वर्टिकल लाइन जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो मुश्किल हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन है आप, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल ग्राफ? इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स, ये हमें मार्क्स बताता है। ये इंफॉर्मेशन हमें देता है कि एक स्टूडेंट ने 2 सालों में 2 सालों का रिपोर्ट क्या रहा है, मैथ से लेकर हिंदी सब्जेक्ट्स में। ऐसा रिपोर्ट हमें ये बताता है, इंफॉर्मेशन हमें बताता है एक स्टूडेंट की 2 सालों में कैसा रिपोर्ट रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड मोस्ट? तो किस सब्जेक्ट में इसकी इम्प्रूव हो गई है मोस्ट? मैथ्स में पहले साल इसने 30 लाए हैं, तो दूसरे साल 60 लाए, तो इसमें मैथ्स में इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है, और ऐसे हम कहेंगे कि इंक्रीज हो गई है। इस तरह से इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, तो कम किस में हुई है? जब हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में पहली साल 50 रहा है और दूसरी साल 45, तो इसमें कम हो गई है। इंग्लिश में हम कहेंगे कि इंग्लिश में परफॉर्मेंस वो कम रही है। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? वो है हिंदी। हिंदी जब हम देखेंगे दोनों साल बराबर रही है, तो इसका मतलब है कि किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो इक्वल रही है। तो वो हिंदी सब्जेक्ट है, पहले साल में 60 मार्क्स और दूसरे साल में भी 60 मार्क्स रहे हैं। तो ये रहा हमारे लिए डबल बार ग्राफ। तो इसका मतलब है डबल बार ग्राफ हमें एक साथ दो डाटा साइमल्टेनियसली, उन दो डाटाज का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब दूसरा हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। यूजुअली डाटा अवेलेबल, मैं पढ़ूंगा, यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट कॉल्ड रॉ डाटा। एग्जांपल हम देखेंगे, जो भी हमारे पास जो डाटा होता है, जो भी डाटा होता है वो हमारे पास रॉ डाटा होता है। एग्जांपल हम देखेंगे, a group of students was asked for their favorite subjects। हम एक क्लास की बात करेंगे, एक क्लास को हम बताएंगे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट हमें बता। तो इस तरह से हमें रिजल्ट आएगा। हिंदी एक बताता है, दूसरा मैथ्स, तीसरा साइंस, इंग्लिश। इस तरह से मैथ्स, हिंदी बराबर लास्ट पे है इंग्लिश। तो इस तरह से ये जो डाटा है इस वक्त ये हमारे पास रॉ डाटा है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, इसको ऑर्डर में करने के लिए, इसे जरूरी टेबलेशन हमें करना होता है, जिससे मीनिंगफुल ये डाटा बन जाएगा। तो क्या हम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें रोज और कॉलम्स रखते हैं। जैसे इस कॉलम में हमने सब्जेक्ट रखा है और टैली मार्क्स हैं और फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखेंगे हिंदी जो है, हिंदी हम गिनेंगे कितने बच्चों की चॉइस हिंदी में है। हिंदी यहाँ पर है 1 और 2 और 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से हमने 7 रखा फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर। तो इसको हम टैली मार्क्स भी करते हैं, जैसे 4 वर्टिकल लाइनस और 1 डायगोनल लाइनस और 2 वर्टिकल लाइनस। इस तरह से इस 7 को हमने टैली मार्क किया। इस तरह से मैथ्स भी हम देखेंगे, साइंस भी देखेंगे और इंग्लिश भी देखेंगे। मैथ्स में 5 है, इस तरह से साइंस में 6 और इंग्लिश में 4 है। तो नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये जो हर एक सब्जेक्ट है, जो नंबर ऑफ टैलीज हैं वो हमें बताता है। जो नंबर ऑफ टैलीज है वो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। तो फ्रीक्वेंसी में बताते हैं हिंदी कितनी बार, हिंदी का तादाद क्या है, कितने बच्चों ने हिंदी को पसंद किया है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। जिस तरह हमने
सब्जेक्ट यहाँ लिखा, इसको टेबलेट हमने किया, यहाँ पर पहले कॉलम दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स लिखा, पहले कॉलम में सब्जेक्ट लिखा, दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स लिखा और तीसरे में फ्रीक्वेंसी लिखी। तो इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ और साइंस। इस तरह जब हमने इसको टेबलेशन किया, ये जो रॉ डाटा था ये मीनिंगफुल हो गया, इसको हमने मीनिंगफुल बनाया, इसको हमने ऑर्डर में लिखा जो जिससे हम इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से हासिल करेंगे। बाकी